नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। आज बात छत्तीसगढ़ में अमित शाह के दौरे की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। शाह जांजगीर में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह का फोकस बस्तर, कांकेर, महासमुंद जैसी लोकसभा सीटों पर रहेगा। अमित शाह लोकसभा प्रभारी से लेकर क्लस्टर प्रमुखों से चर्चा करेंगे और सभी 11 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति भी बनाई जाएगी। विधानसभा चुनाव के वक्त जब अमित शाह पूरे आत्मविश्वास के साथ छत्तीसगढ़ में जीत का दावा कर रहे थे, उस वक्त उनके दाव पर कम ही लोग भरोसा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आया, अमित शाह का दावा एकदम सच निकला। इसका कारण शायद ये था कि विधानसभा चुनाव बहुत हद तक केंद्रीकृत रहा और सारे सूत्र अमित शाह ने अपने हाथ में रखे। उन्हीं के निर्देश पर पूरे चुनाव का संचालन किया गया और अब लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। इसलिए अमित शाह ने वहां से शुरुआत की है जहां पिछले लोकसभा और 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा था। इस बार उनका लक्ष्य छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप करने का है। पिछले चुनाव का विश्लेषण करें तो ये लक्ष्य असंभव भी नहीं लगता। 2019 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बमुश्किल 2 सीटों पर जीत मिली थी और उन सीटों को दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की जीत का अंतर 4000 से कम था, जबकि कांग्रेस सरकार में थी। इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा के समक्ष चुनावी मैदान में फतह करना आसान है, तो वहीं कांग्रेस के लिए यह कठिन परीक्षा की घड़ी है। क्या कांग्रेस अपना पिछला प्रदर्शन बरकरार रखते हुए इस बार अधिक लोकसभा सीटें जीत सकेगी या फिर भाजपा क्लीन स्वीप करने में कामयाब होगी? आज इसी मुद्दे पर विमर्श करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं अमित शाह के दौरे को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं। सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आ रहे हैं और उनका कोंडागांव प्रवास है। कोंडागांव में जो क्लस्टर प्रभारी हैं उनका बैठक लेंगे। उसके बाद जांजगीर का उनका दूसरा कार्यक्रम है। जांजगीर में आम सभा को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उत्साह का संचार करेंगे। अमित शाह से कहीं मोदी जी के उन 10 वायदों का हिसाब ना ले ले जो मोदी जी ने पिछले 10 साल में पूरा नहीं किया है। किसानों की आय दोगुनी करने का, युवाओं को रोजगार देने का, 100 दिन में महंगाई कम करने का, हर के खाते में 15 लाख आने का, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुना घोषित करने का, इन तमाम वादों का कहीं बुद्धिजीवी वर्ग अमित शाह से सवाल न कर ले, इस डर के मारे अमित शाह जी बुद्धिजीवी सम्मेलन में नहीं। तो देखिए, शाह का मिशन 11 और उसके तहत आज शाह छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और जिस प्रकार की रणनीति अब शाह के द्वारा या भाजपा के द्वारा बनाई जाएगी वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन क्या ये रणनीति काम करेगी 2024 के चुनाव में? आज इसी पर चर्चा करेगी और इस चर्चा पर हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं जो बातचीत करेंगे। जसविंदर बग्गा भाजपा की ओर से, अनिल चौहान कांग्रेस की ओर से और नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है नादी टीवी में। चर्चा की शुरुआत में नागेंद्र जी आपसे ही करूंगी। एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, दूसरी ओर देख लिया जाए तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ से गई है। अब ऐसे में क्या देखते हैं आप कि 2024 की जो रणनीति कांग्रेस या बीजेपी की ओर से बनाई जा रही है, उसका कितना इम्पैक्ट छत्तीसगढ़ की जनता पर पड़ सकता है? देखिए, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और इसके लिए पूरी तैयारी दोनों पार्टी की तरफ से बराबर चल रही है। मुझे लगता है राहुल गांधी की भी जो यात्रा है उसको लोकसभा चुनाव की तैयारी से ही जोड़ के आप देखिए, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस में जो सीटें खोई अभी विधानसभा चुनाव में, इसके मद्देनजर उन क्षेत्रों को खास फोकस किया भी गया था दौरे में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से पे खास तौर पे, और काफी कुछ दौरा उस क्षेत्र का उन्होंने किया। पद यात्रा के माध्यम से तमाम रैलियां की, युवाओं में उत्साह फूंकने का पूरा प्रयास किया गया कि लोग चुनाव को लेके सचेत हो जाएं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी, जिसने 2019 विधानसभा में अपनी सीटें खोई थी और अब प्रत्याशित रूप से लोकसभा चुनाव में 11 में से 9 सीटें हासिल की, अब वो
दोबारा से सत्ता में इस बार विधानसभा चुनाव में जीत के आई है, तो जाहिर है उसका आप बहुत ज्यादा है। लोकसभा में भी मेजॉरिटी अच्छी रही, तो उनकी उम्मीदें तो यही है कि 11 में से 11 सीटें पूरी ले ली जाए। 2 सीटें जो उनके हाथ में अभी नहीं है, जिसमें से एक कोरबा और दूसरा बस्तर, वो दोनों सीटें भी बीजेपी हथियाने के पूरे प्रयास में लगे रहेगी। इस क्षेत्र को खास तौर पे उन्होंने चिन्हित भी किया और उसको लेके ही तमाम तैयारी नजर आ रही है। साथ ही मुझे लगता है कि लगातार जो युवाओं में उत्साह दिख रहा है, दोनों ही पार्टी के तरफ अपने अपने ढंग से लोग विचार विश्लेषण करते हैं। दोनों पार्टियों के इरादों पे, उनके मैनिफेस्टो पे, की नीतियों पे, उसको लेके हम किसी भी तरीके से ये कयास नहीं लगा सकते कि आने वाला समय क्या दिखाएगा। हालांकि बार बार कांग्रेस ये कहता है कि आम मतदाता विश्लेषण कर रहे हैं कि 10 साल क्या किया, लेकिन मुझे लगता है कि परिस्थितियां बहुत बदल रही है। आम मतदाता बहुत छोटी छोटी चीजों पे भी विचार करता है और बड़ी गंभीर समस्याओं के मंथन को भी लेके उसका विवेक जागृत है। तो छत्तीसगढ़ का जो ये चुनाव है लोकसभा का, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिदृश्य लेके आना। नागेंद्र जी, अगर देखा जाए तो जांजगीर में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 2023 के परिणामों पर देखिए तो जांजगीर में जितनी भी विधानसभा सीटें थे, वहां की सभी विधानसभा सीटें बीजेपी हार चुकी है। अब इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा और वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। क्या लगता है कि 2023 में जिस प्रकार से 15 से 54 सीटों पर बीजेपी को अमित शाह लेकर आ गए थे, वैसा ही कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, अमित शाह जी का जो दौरा है खास तौर पे इस क्षेत्र में, वो इसी तरफ इशारा करता है कि आखिर वो इस चीज को लेके चर्चा ही कर रहे हैं पार्टी से और यहाँ कार्यकर्ताओं से, और उन समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ हार का कारण क्या है। और आज ही देखिए कि यहीं से डिप्टी सीएम ने वो घोषणा भी करी है कि जो एक महत्वपूर्ण योजना है महतारी बंधन, इसकी शुरुआत जो करने जा रहे हैं उसमें 8 मार्च को पैसा जो आएगा उसकी भी बात उन्होंने यहीं से करी है। तो कहीं ना कहीं आम मतदाताओं को योजनाओं से उसको ईमानदारी से लगाने की प्रतिबद्धता को लेके वो इससे एक विमर्श तो बन ही रहा है। जी बिल्कुल। मैं सीधे अब जसविंदर जी का रुख कर लेती हूँ। जसविंदर जी, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और उनकी जो चाणक्य नीति है वो राजनीति में काम भी आती है। क्या लगता है कि इस बार कितना ज्यादा महत्वपूर्ण ये दौरा है और क्या कुछ रणनीति और कौन सा जीत का मंत्र अमित शाह दे सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से चाणक्य की भूमिका अमित शाह जी अदा करते हैं। आपने विभिन्न चुनावों में इस विषय को देखा भी है, और इस चुनाव में तो 2024 के चुनाव में अमित शाह जी की रणनीति के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को भी आप देखने वाली हैं कि किस प्रकार से 10 वर्ष में देश के उत्थान के लिए, देश के गरीबों के विकास के लिए, देश के सर्वहारा समाज के विकास के लिए माननीय मोदी जी ने किस प्रकार सबका साथ सबका विकास का ध्येय रखते हुए, बिना जात पात का ध्यान रखते हुए, बिना ऊंच नीच का ध्यान रखते हुए, बिना इस बात का ध्यान रखते हुए कि वह वोटर भारतीय जनता पार्टी का है या किसी और पार्टी का, सारे विषयों को परे करते हुए माननीय मोदी जी ने सिर्फ राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार 10 वर्षों तक सरकार चलाई है, यह भी जुड़ने वाला है। और तीसरा, अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम बात करने बैठे हैं आज की 11 लोकसभा सीटों पर क्या होगा, तो मान के चलिए कि पिछले 2 महीने में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जिस प्रकार त्वरित निर्णय लेते हुए लोगों को किस प्रकार कांग्रेस के भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकालने की कोशिश की है, और कैसा साफ सुथरा, पारदर्शी और संवेदनशील सरकार चलाने का एक प्रयास माननीय विष्णुदेव साय जी की पूरी सरकार कर रही है। इन तीनों चीजों का मिश्रण, माननीय अमित शाह जी की रणनीति, मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व और विष्णुदेव साय सरकार की नीतियां जो लोगों तक पहुंच रही है, नीचे तक पहुंच। जी बिल्कुल, तो वैसे भी देखने वाली बात होगी जसविंदर जी की किस प्रकार से यहाँ पर रिजल्ट भी आता है। आपके द्वारा कहा तो जा रहा है कि सारी रणनीतियों को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं अब काम किया जा रहा है। ठीक है, मैं अनिल जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अनिल जी, इस बार बीजेपी 2024 में क्लीन स्वीप की बात कह रही है, लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा?
देखिए अनुपमा जी, बड़ी हैरत की बात है कि जिन स्टेट्स में देश के गृह मंत्री की जरूरत पड़ती है वहां वो नहीं जाते। जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री की जरूरत है वहां वो नहीं जाते, सिर्फ चुनावी स्टेट में जाते हैं। अमित शाह जी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या मणिपुर नहीं जाना था? क्या बंगाल नहीं जाना था? क्या महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त करने के लिए इनको फुर्सत है? या राकपा शिवसेना को ध्वस्त करना है, कांग्रेस को ध्वस्त करना है? अगर ये कुशल रणनीति है, विचारधाराओं को किल करना अगर कुशल रणनीति है, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि ये सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। अनुपमा जी, बहुत सारे चैनलों में इस बात का महिमा मंडन किया जाता है अमित शाह जी का कि ईडी, आईटी, सीबीआई का बखूबी इस्तेमाल करते हैं और भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हैं। भ्रष्टाचार मतलब विपक्ष, भाजपा की नजर में, चाहे वो आप हो, चाहे कोई वाम दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, राकपा हो, शिवसेना हो। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अजित पवार 10,000 करोड़ का घोटालेबाज है, 72 घंटे के अंदर भाजपा ज्वाइन, और उसके बाद सब ठीक हो गया, ईडी के संबंध रुक गए, सारी चीजें हो गई। तो ईडी, सीबीआई, आईटी, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करना अगर चाणक्य नीति है, तो मैं शर्मिंदा हूं कि हम इस लोकतंत्र को कहां ले जा रहे हैं। देश का गृह मंत्री यहां दौरा करता है, वो क्लस्टर प्रभारियों की मीटिंग लेता है, लोकसभा प्रभारियों की मीटिंग लेता है, नक्सलवाद पर बात नहीं करता। देश का गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद क्यों बना हुआ है, क्या हमको कंबाइंड फोर्सेस बनानी चाहिए अलग अलग स्टेट में, ये नासूर क्यों बन गया है, इस पर बात नहीं करना चाहता। तो अमित शाह जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री है क्या? उनको देश की कोई चिंता नहीं है? अभी बड़ी वारदात, नक्सल वारदात हुई, भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती थी टारगेट किलिंग हुई, हमारे नेता मारे गए। साहब, कौन सा नक्सलवाद के खिलाफ आपने स्टेप उठाया? क्या देश के गृह मंत्री जब छत्तीसगढ़ आए तो उस पर बात करने की फुर्सत नहीं थी उनको? सिर्फ चुनावी रोटी सेकना है, ठीक है, सिर्फ चुनावी हथकंडे ठीक है। जसविंदर जी, यहाँ पर कई सारी बातें कही जा रही है अनिल जी के द्वारा, और सबसे बड़ा मुद्दा है नक्सलवाद। उसको खत्म करने के लिए अब विष्णुदेव साय सरकार क्या कुछ करेगी? जनता को। ठीक है जसविंदर जी। देखिए अनुपमा जी, मुझे लगता है अनिल जी इस बात को भूल गए हैं कि देश के गृह मंत्री होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और अब हम चुनावी मोड में 2024 को लेके क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का यह नैतिक दायित्व नहीं है कि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले, बैठे, बैठक करे? और अनिल जी आप भूल गए, अनिल जी आप भूल रहे हैं कि अमित शाह जी पिछले दिनों आए थे, उन्होंने गृह विभाग की और सारे सुरक्षा की हमारे माननीय गृह मंत्री, अरे रुकिए, अरे आपने छत्तीसगढ़ की बात की है अनिल जी। माननीय गृह मंत्री जी हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद छत्तीसगढ़ आए हैं, उन्होंने नक्सलवाद विषय पर बहुत गंभीर बैठक की है। उसके बाद के परिणाम आपको दिखने लगे हैं, उसके बाद के परिणाम आपको दिखने लगे हैं। हार्डकोर नक्सली, ठीक है अनिल जी, आपके पास आऊंगी, पहले उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। अनिल जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे नक्सलवाद विषयों पर संवेदनशीलता से हमने जिस प्रकार से निर्णय लिए हैं, और सिर्फ निर्णय नहीं लिए, हमने उसको कार्यान्वित करके 2 महीनों में दिखाया है। लेकिन जसविंदर जी, यहाँ पर कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि जब से भाजपा की सरकार आई है लगातार नक्सली घटनाएं बढ़ रही है। उसका कारण है, इस बात को हम पहले से कहते रहे हैं कि नक्सलियों की साठगांठ कांग्रेस के साथ है, उस नक्सली को प्रश्रय देने का काम कांग्रेस की सरकार, इसलिए उस समय पर आप इस्तीफा दे दीजिए। शर्म आनी चाहिए आपको जसविंदर भद्रा जी, डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं आपको कार्रवाई करनी चाहिए, साठगांठ को साबित करिए, नहीं तो लोग फ्री चैनल पर बयान में निकले, क्षमा मांगिए आप। अगर आप दो ही बोलते रहेंगे तो ऐसे में आम जनता आपकी बात नहीं सुन पाएगी। एक एक कर छत्तीसगढ़, अनिल जी आऊंगी आपके पास में, पहले उन्हें अपनी बात करने के लिए सरकार के कैंप में आती है। ठीक है अनुपमा जी, ठीक है अनिल जी, मैंने 2 बार अपना विषय रखने की कोशिश की, अनिल जी के पास चूंकि तर्क कम है, मेरी बात को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूं आपने, हम सबने सुन लिए। 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में इस सरकार के कारण क्या हुआ है बस्तर क्षेत्र में जाके देखिए कि किस प्रकार नक्सलियों के मान में जाकर कर्जा हुआ है, 85 लाख महिलाएं ठगी गई हैं, एक भी आवास में 1 रुपए नहीं दिया आपने, किसानों को ठगा आपने, एक वर्ग का भला नहीं किया आपने, घोषणा भी कर रह गई है आपकी। क्या किया आपने 3 महीनों में, बता दीजिए हमें। 16 करोड़ 2 साल का बोनस,
हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए निर्धारित कर दिया। 5,000 रुपए किसान विड्रॉल नहीं कर पा रहे बग्गा जी, किसानों के बीच जाइए, 25 दिसंबर का पैसा आज तक विड्रॉल नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की बात कर रहे हैं, तो उस पर ही टिके रहे। ठीक है अनिल जी, मेरा आपसे एक सवाल है। ठीक है अनिल जी, मेरा आपसे एक सवाल है। पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 68 विधानसभा सीटें जीती थी, लेकिन सीधे 2024 में 35 सीटों पर आ गई। अब ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कहीं ना कहीं एक रणनीति काम। अनिल जी, आप मेरा प्रश्न सुन लीजिए। अगर आप दोनों ही बोलते रहेंगे तो कोई आपको सुन नहीं पाएगा, ना तो मैं आपको सुन पाऊंगी, ना आम जनता सुन पाएगी। ठीक है अनिल जी, जसविंदर जी मैं आपके पास पहुंचूंगी। अब अनिल जी से मेरा प्रश्न है। अनिल जी, जांजगीर चांपा के साथ ही साथ अगर अन्य विधानसभा सीटों की बात करें तो उतना अच्छा प्रदर्शन भाजपा का रहा होगा, लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की तो पिछली बार 2018 में 68 सीटें आपने जीती थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की बागडोर को अपने हाथ में संभाली, सीधे 35 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। अब ऐसे में क्या रोडमैप रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कांग्रेस से, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें आपके खाते में आ सके, क्योंकि बस्तर दौरे पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं। अनुपमा जी, सबसे पहले मैं विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करूंगा कि बस्तर सीट हमने लगभग 37,000 वोटों से जीती थी और कोरबा लोकसभा भी हम लोगों ने 25,000 के करीब करीब वोटों से जीती थी। आपने 4,000 वोट का अंतर बताया था, इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करूंगा थोड़ा सा उसको करेक्ट करिएगा। दूसरी बात, देखिए अमित शाह जी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 2019 के 2018 में अगर हम जाएं विधानसभा में, अमित शाह जी चुनाव की बागडोर संभाल रहे थे। हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रपति शासन था और अमित शाह जी ने नारा दिया था अब की बार 65 पार, और 12-13 सीटों पे भाजपा सीमित हो गई थी। तो देखिए ये चुनाव है, जब इनके धार्मिक उन्माद ईडी, आईटी, सीबीआई का ये लोग कुशल उपयोग करने लगे विधानसभा हारने के बाद, या कुटिल उपयोग करने लगे कह लीजिए, उसके बाद विपक्ष का दमन होने लगा, पत्रकारों की हत्या होने लगी, न्यायालयों को प्रभावित किया जाने लगा, लोकतंत्र का चीरहरण होने लगा, कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसी कलम को मौन कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करके चंडीगढ़ में एक्सपोज हो गए। और आप बंगाल में भी देखे होंगे एक सिख आईपीएस को इन्होंने खालिस्तानी कह दिया, तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई के बाद इनका पेट नहीं भरा, तो अब हिंदू सिख भी ये करने लगे। तो इनको सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट लेना है, इनको सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई। अच्छा अनिल जी, जब ऐसा था तो 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर कांग्रेस को इतनी बड़ी हार क्यों मिली? कहीं ना कहीं उम्मीद तो यही जताई जा रही थी ना, उम्मीद तो यही जताई जा रही थी कि कांग्रेस जीतेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब प्रथम चरण का छत्तीसगढ़ में चुनाव था तो भाजपा नेता के कार से पैसे बरामद हुए 4 करोड़ रुपए, और कहा गया कि ये मुख्यमंत्री को, असीम दास का बयान है कि मुख्यमंत्री तक 300-400 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। और उसके बाद जैसे ही 17 के चुनाव खत्म हुए तो ईडी भी मौन हो गई, असीम दास भी मौन हो गया और बोला साहब मैंने तो बयान दिया ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, आईटी, सीबीआई जो इनके प्रकोष्ठ हैं उनका इस्तेमाल करके, और सबसे बड़ी बात धार्मिक उन्माद बीरनपुर से लेकर नारायणपुर दंतेवाड़ा तक, कहीं हिंदू मुसलमान कहीं हिंदू क्रिश्चियन, क्योंकि विकास के मुद्दे पर तो ये चुनाव लड़ नहीं सकते अनुपमा जी, ये बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकते। ठीक है जसविंदर जी, कई सारे आरोप यहाँ पर अनिल जी के द्वारा लगाए जा रहे हैं और एक के बाद एक यही कहा जा रहा है कि भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, इसके अलावा विकास से भाजपा का लेना देना नहीं है। देखिए अनुपमा जी, मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार मैंने अनिल जी की बातों को बड़ी शांति से सुना है, वो भी मेरी बातों को उतनी शांति से सुने, और मैं उनके एक एक बात का, जो उन्होंने जहां से प्रारंभ किया बस्तर और कोरबा की जीत से, मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं कि बस्तर और कोरबा की लोकसभा सीटें कांग्रेस ने 2019 में उन परिस्थितियों में जीती हैं जिस परिस्थिति में 2018 में कांग्रेस 68 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार में आई थी। उसके बावजूद 11 में 9 सीटें हारी कांग्रेस। और दूसरी बात, नारे की बात कर रहे थे कि मोदी, अमित शाह जी ने कहा था कि अब की बार 65 पार। साहब आपने 2023 के विधानसभा चुनाव में नारा दिया था अब की बार 75 पार, 35 में अटक गए हैं। नारों की बात मत कीजिए, तो राजनीति में इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। कार्यकर्ताओं को उत्साह देने के लिए आप भी नारे लगाएंगे और मैं भी नारे लगाऊंगा, उन बातों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा कि विपक्ष का दमन, लोकतंत्र का, ईडी का और ऐसा और वैसा। साहब हिमाचल में कैसे जीत गए आप जी? जिस कलबुर्गी की बात आप कर रहे हैं, जिस गौरी लंकेश की बात कर रहे हैं, साहब कर्नाटक में कैसे जीत गए आप? अगर इस प्रकार से ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग से भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीतती जाती तो कैसे हम हिमाचल और कर्नाटक को हार के आते यहाँ पर?
आप अपनी हार को, अपने कार्यकर्ताओं को समेट कर ना रखने पाने को, अपने सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार के रूप में निरूपित करने वाले कांग्रेसी जब इस बात को कहते हैं कि उनकी जीत और हार के मायने क्या है, मुझे आश्चर्य होता है। ये लोकतंत्र है साहब, जनता बैठी सब कुछ देख रही है। आप 5 वर्ष पहले आपने जिन वादों को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता से अपने लिए सरकार हासिल की थी 68 सीटों के साथ, आपने 5 वर्षों में क्या किया मैं गिनवाना नहीं चाहता अनिल जी, लेकिन आपने अपने वादों पे खरे नहीं उतरे। इस बात को जनता समझ रही थी। हमने भी कुछ वादे किए 2023 के चुनाव के पहले, आप भी अपने वादों की पोटली लेकर आए। जनता ने तौला है और जनता तौलते समय इस बात का मुझे लगता है कि विश्वास रखती है कि कौन सी पार्टी कहने में और करने में यकीन रहती है। जनता को विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर इसलिए था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और उसके बाद मोदी जी ने आकर उस बात पे अपनी मोदी की गारंटी के नाम से मुहर लगा दी, जिस पे भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ गए और हमको सरकार चलाने का मौका दिया है। और देखिए 2 माह में जनता का विश्वास हमारे साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अनुपमा जी, एक विषय और रह गया, एक विषय धार्मिक उन्माद का विषय जिसको आपने भी छोड़ा और समय काफी कम है जसविंदर जी। धार्मिक उन्माद का विषय चूंकि कवर्धा से जुड़ा विषय था, कवर्धा का रहने वाला हूं, मुझे लगता है कि मुझे आपको कुछ बातें बतानी चाहिए। 10 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए। जब कवर्धा में भगवा ध्वज का विषय हुआ, सरकार कांग्रेस की थी, इनके कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा के विधायक हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, दोनों पक्षों में संतुलन बनाए रखने का काम मोहम्मद अकबर का था। उन्होंने एक पक्ष को तरजीह दी, दूसरे पक्ष में लाठियां चलवाई, उनको सच में आरोप है जितना आप पूरे राष्ट्र में धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। और आपको मैं बता दूं, जैसे 35 सीटें हम छत्तीसगढ़ में जीते हैं और 35 जगह का फार्मूला धार्मिक उन्माद ईडीआईटी सीबीआई का नहीं चला, उसी तरह हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में भी आपका फार्मूला नहीं चला। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपने दुरुपयोग नहीं किया, पूरे देश में आपने ईडीआईटी का दुरुपयोग किया। ठीक है, यहाँ पर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर 2024 का लोकसभा चुनाव में जनता पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, आखिर जो बातें आपके द्वारा कही जा रही है उसका कितना असर देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात है। ठीक है, समय काफी कम है। नागेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ मैं। ठीक है अनिल जी, नागेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ। नागेंद्र जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और देखा भी कि किस प्रकार से यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तो बनाई जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर धार्मिक उन्माद के आरोप लगाए जा रहे हैं, ईडीआईटी के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसे किस प्रकार से देखते हैं और क्या इसी पर 2024 का लोकसभा चुनाव भी सिमटता हुआ नजर आएगा? देखिए अनुपमा जी, आज के दौर में मतदाता जो है बहुत ही सचेत है, सतर्क है और सारी चीजों को पहले भी कहते आ रहे हैं कि विश्लेषण करने की पूरी क्षमता रखता है। तो ये सब सामायिक जो मुद्दे हैं वो मायने नहीं रखते। लोग भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, नीतियों पे बात करना चाहते हैं और सबसे बड़ी चीज है कि राजनीतिक दल तात्कालिक जो उन्होंने विजय हासिल की है या पराजय हासिल करी है उस पर एक लगातार चिंतन मंथन करके आगे की रणनीति पे ना काम करके एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का जो दौर लगाते हैं, जो बातें होती है, एक तरीके से कहिए तो नूरा कुश्ती जो चलती है, इससे आम मतदाताओं को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो अपना विश्लेषण करते हैं और उनको पता है कि उनके बहुमूल्य मत जो है वो किसको देना है। और इसी में लोकतंत्र की जो खूबसूरती भी है। आने वाला समय क्या दिखाने जा रहा है ये बहुत ही जल्दी सामने आएगा। पर जिस तरीके से साथ लगे हुए हैं 11 सीटों पे अपनी पार्टी को लाने के लिए, मुझे लगता है कांग्रेस को भी पूरी दृढ़ता से एक लोकतंत्र में अपनी सजग भूमिका निभाते हुए आम जनता तक पहुंचने का पूरा प्रयास करना चाहिए और मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने का वो सारा प्रयास करना चाहिए अपनी अच्छी नीतियों को। बिल्कुल प्रयास तो किया जाएगा, लेकिन किस प्रकार से कांग्रेस यहाँ पर सफल हो पाती है ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, उस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखिए, शाह का मिशन 11 तो तैयार है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच भी गए हैं, लेकिन कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? क्योंकि भाजपा का साफ कहना है कि क्लीन स्वीप इस बार छत्तीसगढ़ में होने वाला है, लेकिन कांग्रेस का अगर बात करें, कांग्रेस के पास 2 ही लोकसभा सीटें हैं, कोरबा और बस्तर। क्या वो भी सीटें बचा पाती है या फिर वो भी इस बार गवा देगी? एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।